एक गांव में गोपी और राशि नाम की दो गरीब बहनें रहती थी। वो बहुत ही मुश्किलों से अपने दिन गुजार रही थी। माँ और पिता का साया सर से हटने के बाद अब दोनों बेघर भी हो चुके थे। सर छुपाने के लिए उनके पास केवल एक छोटी सी सूखी हुई घास की झोपड़ी ही थी। दीदी, क्या जिंदगी भर हम दोनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर गांव में बेचते रहेंगे? और अब तो देखिए ना, हर घर में धीरे धीरे सिलेंडर आते जा रहा है। इस कारण सब लोग जल्दी ही चूल्हे पर खाना बनाना बंद कर देंगे। तब हम दोनों क्या करेंगे दीदी? मैं जानती हूँ कि इस काम में हमें जितना भी पैसा मिलता है वो हमारे लिए काफी नहीं, और ये काम ज्यादा दिन का भी नहीं बचा है। लेकिन जब तक ये काम है तब तक तो हमें इसे मन लगाकर करना ही होगा ना छोटी। घर पर बैठे बैठे या फिर भविष्य की चिंता करते हुए हमें खाना नहीं मिलने वाला। खाना खाने के लिए हमें कुछ काम तो करना ही होगा। ना जाने कैसी जिंदगी है हमारी। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन एक झटके में ही हमारे हाथ से सब चला गया दीदी। इतना बड़ा घर था हमारे पास, इतने प्यारे माता पिता थे, लेकिन उस हादसे ने सब छीन लिया। माँ बाबा भी चले गए और हमारा घर भी चाची जी ने रख लिया और हमें घर से भी निकाल दिया। और हमारी किस्मत में ये सूखी घास की झोपड़ी आई दीदी। ऐसा नहीं बोलते, जो हो गया सो हो गया। और देखो, इस सूखी हुई घास की झोपड़ी ने हमारी कितनी मदद की है। अगर ये ना होती तो हम बारिश में भीगते रहते, और ये ना होती तो हमें धूप भी तो लगती। ये सब छोड़ो दीदी, अब काम पर चलो। ये कहकर दोनों बहनें जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने चले गए। दीदी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी ना, इसीलिए सूखी लकड़ियों का मिलना मुश्किल ही है। आज तो लगता है हमें बहुत देर हो जाएगी। अब तो सबके घर में चूल्हा जलने का समय भी हो गया है छोटी। हमने और देर की तो आज खाना नहीं खा पाएंगे हम। लेकिन सूखी लकड़ियों की तलाश में उन्हें अब रात हो चुकी थी। तभी जंगल से गुजर रही एक बूढ़ी औरत उन्हें देख लेती है। अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? काकी, आप यहाँ? हम दोनों तो यहाँ सूखी लकड़ियाँ बीन रहे थे, लेकिन आज हमारे हाथ कुछ खास लगा नहीं। बस भी करो, बहुत रात हो गई है। चलो घर जाओ जल्दी। मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे किस बात का डर, पर तुम दोनों अभी बच्चे हो, घर जाओ। इसके बाद दोनों बहनें जंगल से घर की ओर निकल पड़ी। आज उन दोनों बहनों को खाली पेट ही सोना था, पर फिर भी उन्होंने घर घर जाकर लकड़ियाँ बेचने की कोशिश की। काकी, सूखी लकड़ियाँ ले लीजिए। नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हमने तो आज गैस सिलेंडर पर खाना बना लिया, तुमने आने में भी तो बहुत देरी कर दी। और ऐसे ही उन्होंने अगल बगल के सारे घरों में लकड़ियां बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। घर वापस लौटते समय बाजार में उन्हें ढेर सारे पकवान नजर आए। चाट पकौड़े ले लो, समोसे ले लो। दीदी, कितनी सारी खाने की चीजें हैं यहाँ पर। देखिए ना, चाट पकौड़ी दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और मुझे तो बहुत भूख लगी है, पर आज हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैं तेरे लिए चाट पकौड़ी वाली काकी से मदद मांगती हूँ। ऐसा बोलकर गोपी चाट पकौड़ी वाली औरत के पास गई। काकी, आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर मेरी बहन को बहुत जोरों से भूख लगी है। कृपया करके थोड़ी बहुत चाट पकौड़ी दे दो। पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जवान पर बस नहीं चलता। सही कहा ना, चाट पकौड़ी खाने की ही भूख लगी होगी तुम्हें तो। बाजार में और भी तो चीजें हैं, वहाँ जाकर भीख मांगो। काकी, बस एक पकौड़ी दे दीजिए। एक पकौड़ी से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरी बहन के मन को शांति मिल जाएगी। तुझे समझ नहीं आता? दफा हो यहाँ से। ऐसा कहते हुए दुकान वाली औरत गोपी के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है। ये देखकर राशि भागकर अपनी बहन के पास आई। दीदी, दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपका तो पूरा हाथ जल गया। एक इंसान होकर इंसानों के साथ ऐसा करते हो, आपको शर्म नहीं आती काकी? तुम भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, पूरा माहौल खराब करके रखा है। हम भिखारी नहीं हैं काकी, तभी तुम्हारी बहन एक पकौड़ी की भीख मांगने आई थी यहाँ। अब जाओ यहाँ से, वरना फिर से गर्म पानी की बौछार कर दूंगी। ये सुनते ही गोपी फौरन राशि का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गई। दीदी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हाथ में थोड़ी जलन हो रही है। दीदी, आपको क्या जरूरत थी उससे भीख मांगने की? हम भिखारी नहीं है दीदी, और मैं एक दिन कुछ नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मुझसे हमारी ये हालत देखी नहीं जा रही बहन, हमें कोई काम तो ढूंढना ही होगा। कि इतने में ही तेज बरसात शुरू हो गई।
वो दोनों बहनें भागते हुए अपने घर पहुंची। उनके घर में भी अब धीरे धीरे पानी भर रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें इस छोटी सी कुटिया में ही पूरी रात गुजारनी थी। अब अगले दिन गोपी अपने मन में एक इरादा पक्का करके उठी। मुझसे और नहीं देखा जाएगा, मुझे आज किसी भी तरह कोई नौकरी ढूंढनी ही होगी। और ऐसा कहकर गोपी नौकरी की तलाश में चल पड़ी। दिन खत्म होते होते उसे नौकरी भी मिल ही गई, लेकिन वो काम बहुत मेहनत वाला काम था। घर वापस आने पर राशि अपनी बहन से पूछती है, दीदी क्या हुआ, कोई नौकरी मिली या नहीं? हाँ, नौकरी तो मिल गई। अब देखना, हमें दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है बहन। मैं इसी बात पर मंदिर जाकर देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी दीदी। लेकिन आपको काम किस चीज का मिला है? मजदूरी, पत्थर उठाने होंगे मुझे। ये काम आप कैसे करोगी दीदी? अरे तू चिंता मत कर, पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी ही होगी ना। देख, आज एडवांस में थोड़े पैसे भी मिले हैं मुझे। चल बाहर चलकर चाट पकौड़ी खाकर आते हैं। दोनों बहनें बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर से बाहर गई और चाट पकौड़ी खाकर घर वापस आई। मैंने इतने दिनों बाद चाट पकौड़ी खाई है दीदी, ये मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। जब से गोपी की नौकरी लगी थी, तब से राशि रोजाना मंदिर जाकर अपनी बहन के नाम की पूजा करती थी। उस दिन के बाद से दोनों बहनों की जिंदगी पहले से थोड़ी आरामदायक हो चुकी थी। अब उन्हें कभी भूखे नहीं सोना पड़ता था। एक दिन राशि जब मंदिर जा रही थी, तब उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा नजर आई। बहुत प्यास लगी है बेटी, इस बूढ़ी को पानी पिला दो। मेरे पास तो देवी माँ को चढ़ाने के लिए ये जल है, ये भी मैंने आपको पिलाया, तो आज की पूजा पूरी कैसे होगी? बेटी मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पिला दो, पुण्य मिलेगा पुण्य। देवी माँ भी तो यही चाहती है कि कोई भी प्यासा या भूखा ना रहे। ये लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए और आप यहीं रुकना, अभी मैं मंदिर से आते समय आपको प्रसाद भी खिलाऊंगी, ठीक है? उस समय राशि बूढ़ी अम्मा को पानी पिला देती है। ऐसे ही रोजाना राशि उन बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया करती थी। रोजाना ही वो अम्मा राशि को उसी चौराहे पर मिल जाया करती थी। अब राशि को अम्मा से मिलना अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन एक दिन दोनों बहनों के सर पर दुखों के गहरे बादल मंडरा रहे थे, जो बस बरसने ही वाले थे। राशि ने देखा कि उसकी बहन बुरी तरह जख्मी हालत में घर आ रही है। उसे पैरों से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। दीदी दीदी ये सब क्या हो गया? काम करते समय एक हादसे का शिकार हो गई मैं बस। मेरे पैर पर बहुत भारी सामान गिरा है छोटी। डॉक्टर ने कहा अगर मैं पैरों पर जोर दूंगी तो मैं कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये सब कैसे हो गया दीदी? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। भगवान भी हमारी कैसी परीक्षा लेते हैं। और उस दिन के बाद से गोपी का काम पर जाना बंद हो गया था, जिस वजह से अब उनके घर में पैसे आना भी बंद हो गए थे और सारी जरूरतें अब फिर से अधूरी रहने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी राशि ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा था। राशि अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन अब उन्हें पहले की तरह हर चीज में कमी महसूस होने लगी थी। आपकी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली हैं दीदी, और ये घर रह के बरसना बंद ही नहीं होता। जब तक बरसात का मौसम रहेगा घर से भी पानी टपकता रहेगा। कि इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राशि ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, जो मंदिर जाते समय रोज उसे चौराहे पर मिला करती थी। अम्मा आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे आसपास हो, इसीलिए मैंने ये दरवाजा खटखटा दिया और देखा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? राशि अम्मा को अपना समझती थी, इसीलिए वो अम्मा को अपनी सारी कहानी सुनाती है। हार नहीं मानते बेटी, भगवान अच्छे लोगों की किस्मत में हमेशा दुख लिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं और वो कभी टूट नहीं सकते। और ये भी तुम्हारी परीक्षा की ही घड़ी थी। लेकिन अम्मा ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेरी बहन एक दिन मर जाएंगे। मैं अपनी बहन को ऐसे बीमार हालत में नहीं देख पा रही। ऐसी हालत में भी उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन उन्हें तो इस समय दवाई और खाने की बहुत जरूरत है। मैं सब जानती हूँ,
भगवान सबका भला करेगा बेटी। तभी राशि देखती है कि अम्मा के हाथ में एक बहुत ही सुंदर घास का गाउन था। अम्मा, ये आपके पास घास का इतना सुंदर गाउन कैसा है? दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारी परीक्षा का ही फल है बेटी। अम्मा के ये कहते ही मानो चमत्कार हो गया हो। पलक झपकते ही उन सभी की आंखों के सामने तेज रोशनी प्रकट हुई। रोशनी खत्म होते ही उन्होंने देखा कि अम्मा दरवाजे पर नहीं है और अब उनकी सूखी घास की झोपड़ी भी आलीशान घास के जादुई गाउन के घर में बदल चुकी थी। राशि, अभी दरवाजे पर कोई था ना जिससे तू बात कर रही थी? वो कहाँ है और अचानक से ये रोशनी कहाँ से आई? ये सब तो मैं नहीं जानती दीदी। वो अम्मा कहाँ गई? वो अभी यही तो थी। लेकिन आप जरा हमारे घर को तो देखो, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। और देखो दीदी, ये तो एक गाउन के आकार का घास का घर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ से पानी टपक रहा था। राशि फौरन घर के बाहर निकलकर अम्मा को इधर उधर देखने लगी, लेकिन अम्मा उसे कहीं नहीं नजर आई। वो अम्मा तो बहुत बुजुर्ग थी, वो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकती दीदी। तभी वो दोनों बहनें देखती हैं कि उनके दरवाजे की चौखट पर जहाँ अम्मा खड़ी थी, वहाँ पर किसी के अद्भुत पैरों के निशान हैं। ये देखते ही दोनों बहनें हाथ जोड़ने लगे। तेरी पूजा सफल हुई बहन, हमारे घर साक्षात देवी माँ चलकर आई थी। आपने सही कहा दीदी, और देखिए ना, हमारा ये गाउन का घर कितना सुंदर लग रहा है। ये देवी माँ का आशीर्वाद है दीदी। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि आपका पैर भी जल्दी ठीक हो जाए। मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। राशि के इतना कहते ही उस घर के अंदर फिर से रोशनी आई और रोशनी के साथ साथ गोपी के दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो चुके थे। कहीं ये घर जादुई घर तो नहीं? छोटी देख देख, मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा और अब तो मैं खड़ी भी हो पा रही हूँ। ये देखते ही दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो दोनों समझ चुकी थी कि वो कोई मामूली घास का घर नहीं, बल्कि जादुई घास के गाउन का घर है। वो घर उनकी हर इच्छा को पूरा करता था। और उस दिन के बाद से दोनों बहनों ने रोजाना मंदिर में जाकर देवी माँ की पूजा अर्चना करना शुरू किया और बहुत ही ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ी। उन्होंने कभी भी जादुई घास के गाउन के घर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। मयूरी अपनी छोटी बहन ईशा के साथ रहती थी। मयूरी और ईशा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मयूरी अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए अपने गांव के मुखिया के खेतों में जंगली घास काटा करती थी। इस काम से उसे मुखिया के घर से जितने भी पैसे मिलते थे, उन्हीं पैसों में दोनों बहनें अपना गुजारा करती थी। एक दिन ईशा अपने आंगन में बैठी थी। तभी वो आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज सुनती है और वो देखती है कि उसके घर के सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा है। उस आइसक्रीम वाले के इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे थे। ईशा एक तक उन बच्चों को देखती है और एक तक अपने हाथों को। उसके हाथ खाली थे। उसका आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि तभी अपने काम पर जाने के लिए मयूरी तैयार होकर बाहर आई। उसने देखा कि ईशा आइसक्रीम वाले को निहार रही है। ईशा, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं बस आंगन की सफाई कर रही थी। हवा अच्छी चल रही थी, इसीलिए यहीं बैठ गई। आप जा रही हो क्या? हाँ, मेरे काम पर जाने का समय हो रहा है ना, तो मैं जा ही रही थी कि तभी मैंने तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देखा। तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए, मैं भी पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसा कहकर ईशा घर के अंदर चली गई। मयूरी अपने काम की तरफ जा ही रही थी। तभी वो सोचती है, भगवान हमें अच्छे दिन कब दिखाएंगे। ईशा अपनी इच्छाओं को दबा देती है। इस उम्र में बच्चे अपने बड़ों से जिद करते हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है। आज सभी बच्चे जब आइसक्रीम खा रहे थे, तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपनी छोटी बहन को 2 रुपए भी नहीं दे पाई। कि इतने में ही मयूरी चलते चलते मुखिया के घर के पास पहुंच गई। मुखिया की एक बेटी थी जिसका नाम गुंजन था। पिता के मुखिया होने के कारण
गुंजन अपने आगे गांव में किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। उसे जल्दी ही हर बात पर गुस्सा आ जाता था। मयूरी के वहां काम करने के कारण गुंजन को एक बहाना मिल रहा था कि वो हर बात का गुस्सा अब मयूरी पर उतार सके। मयूरी मुखिया के घर पर अपनी हाजिरी लगाकर खेतों की तरफ जा ही रही थी कि तभी गुंजन कहती है, आ गई महारानी मटकते मटकते। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या कि काम पर अपने समय पर आया जाता है? लेकिन गुंजन, मैं तो बिल्कुल समय पर आई हूँ। काम का समय तो 10 बजे है ना। पहली बात तो ये कि तुम मुझे गुंजन नहीं छोटी मालकिन कहो, और दूसरी बात कि अभी 10:05 हो रहे हैं। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या कि बिल्कुल समय पर आना चाहिए? मैं पिताजी से कहकर तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूंगी। छोटी मालकिन, ऐसा मत कहिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब दफा हो जाओ, जल्दी से काम पर। उसके बाद मयूरी खेतों से जंगली घास निकालने चली गई। कई बार खेतों में कांटे भी उग जाते थे, जिसकी वजह से मयूरी के पैर छिल जाते थे। तपती धूप में काम करने के कारण उसको कमजोरी भी महसूस होती थी, लेकिन सिर्फ चंद पैसों के कारण वो सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार थी। सुबह से शाम तक वो आधे खेत की जंगली घास को निकाल चुकी थी। अब घर जाने का समय हो रहा है। मालकिन से तनख्वाह लेने का भी समय हो गया है। मुखिया जी तो अपने काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए इस बार भी मालकिन ही तनख्वाह देंगी। आज तो ईशा के लिए बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी ले जाऊंगी, खुश हो जाएगी वो। घर में राशन भी तो खत्म हो गया है ना। घर की जरूरतों का सामान दिमाग में सोचते हुए वो मुखिया के घर पहुंची। मुखिया तो काम में व्यस्त रहता था, इसीलिए सारा हिसाब किताब मुखिया की पत्नी केकई ही करती थी। मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, महीना भी खत्म हो गया है, मेरी तनख्वाह का समय भी तो हो रहा है, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए। तभी गुंजन बोल पड़ी, काम तो तुम एक सामान्य इंसान से भी कम करती हो, इसलिए तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। लेकिन छोटी मालकिन, मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं की और हमेशा समय पर आकर हाजिरी लगाई। ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं अकेली ही हूँ। ठीक है, अब अपना रोना धोना मत शुरू कर देना, तुम्हारी तनख्वाह मैं थोड़े दिनों बाद दूंगी। ये सुनकर मयूरी केकई की बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। मालकिन ने आज भी तनख्वाह नहीं दी, ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? उनके घर में इतना पैसा आता है, लेकिन वो लोग हम मजदूरों को तनख्वाह देने में इतना समय लगाते हैं कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है। मयूरी एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी। लगता है मुझे भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा। ईशा भी घर पर अकेली है, ऊपर से ये घनघोर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा कहकर मयूरी अपने घर पर चली गई। बारिश में भीगते हुए जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके टूटे हुए घर की छत से सारा पानी बिस्तर पर गिर गया। उसकी छत टपक रही थी। पूरे घर में पानी पानी फैला हुआ था। जिस बिस्तर पर वो और उसकी बहन सोते थे वो भी पूरा गीला हो चुका था और उसकी बहन बारिश से बचते हुए एक कोने में खड़ी थी। दीदी, देखिए ना, हमारे घर में पानी आ रहा है। लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों के अंदर बैठते हैं, लेकिन हमारे घर में ही बारिश हो रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज से सावन शुरू हो गया। अब तो रोज ही बारिश होगी। हमारे सोने की जगह भी गीली हो गई। आज की रात हम कैसे गुजारेंगे ईशा? दोनों बहनें बारिश रुकने तक घर के उसी कोने में खड़ी थी। बहुत देर बाद जब बारिश रुकी तब दोनों बहनें मिलकर घर के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी। ईशा, तूने कुछ खाया? कुछ खाने को है ही नहीं दीदी। आपको तनख्वाह मिली क्या? नहीं, आज भी मालकिन ने तनख्वाह नहीं दी। अरे दीदी, मैं तो बताना ही भूल गई। आज मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सो जाते हैं दीदी। मयूरी को उस समय बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो जानती थी
कि ईशा को बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बहनें सो गई। अगली सुबह जब मयूरी उठी तो उसने देखा कि उसकी बहन को तेज बुखार है। ईशा, तुझे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। मैं ठीक हूँ दीदी, बस सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे लिए दवाइयाँ ले आऊं। मैं मालकिन के पास जाकर उनसे कुछ पैसे मांगती हूँ। मयूरी मालकिन के पास जाने ही वाली थी कि तभी बारिश हो जाती है और मयूरी के घर के अंदर फिर से पानी आने लगता है। पानी में भीगने के कारण ईशा की तबीयत अब और बिगड़ती जा रही थी। ईशा, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। ऐसी हालत में मुझे तुझे अकेले छोड़कर जाना पड़ेगा। दीदी, आप काम पर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अपनी आंखें मत बंद करना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं बस अभी आती हूँ। इसके बाद मयूरी तेज बारिश में भीगते हुए फौरन मुखिया के घर पहुंची, लेकिन वहां उसने देखा कि पहले से ही किसी बात पर चर्चा हो रही है। तभी गुंजन बोल पड़ी, माँ देखो, ये चोर यहाँ आ गई। मुझे तो लगा था सारे जेवर चोरी करने के बाद तुम भाग गई हो यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो गुंजन? आज मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मालकिन, कृपया करके आज मेरी तनख्वाह दे दीजिए। मैं अपनी बहन का इलाज करवा दूंगी और जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर से काम पर आने लगूंगी। एक तो चोरी करती है और ऊपर से मुंह उठाकर तनख्वाह मांगने आ गई। माँ, आपके बहुत सारे कीमती गहने इस चोर ने ही चुराए हैं और यहाँ तनख्वाह मांगने का ढोंग इसलिए कर रही है ताकि हमें इस पर शक ना हो। तुझ जैसी अनाथ और गरीब लड़की ने मेरे गहनों को हाथ लगाया है। जो गहने तेरे पास है उसे अपने पास ही रख और दफा हो जाए यहाँ से, वरना मुझे इसी वक्त सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो यहाँ बस आपसे अपनी तनख्वाह मांगने आई हूँ। मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, कृपया करके रहम कीजिए मालकिन। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ऐसा कहकर गुंजन मयूरी को एक डंडे से मार मार कर वहां से भगा देती है। मैंने तो कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। इल्जाम तो मैं सह लेती, लेकिन मुझे मेरी तनख्वाह तो दे देते ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकती और अपने घर की मरम्मत भी करवा सकती। हे भगवान, इतने कष्ट क्यों दे रहे हो हमें? ये कहकर मयूरी रोते हुए अपने घर वापस जा रही थी। उसे घर जल्दी जाना था, इसीलिए वो जंगल का छोटा रास्ता अपनाती है। जंगल के छोटे रास्ते से उसके घर तक जाने का रास्ता कम समय में तय हो जाता था। मयूरी रोते हुए अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे अनोखी रोशनी नजर आई। ये कैसी अद्भुत रोशनी है? ये कहते हुए मयूरी रोशनी के पास गई। तभी वो देखती है कि एक परी बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या आप सच में कोई परी हो? बालिका, तुमने मुझे इस जंगल में देख लिया, लेकिन कृपा करके गांव वालों को मेरी मौजूदगी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि कोई परी इस जंगल के अंदर जीवित है तो वो मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सच में एक परी हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, पर अपनी जिंदगी में एक असली परी को देखकर उन कहानियों पर यकीन आ रहा है जो बचपन से सुनते आए हैं। इसका मतलब भगवान भी जरूर होते होंगे और वो एक दिन मेरी प्रार्थना भी जरूर सुनेंगे। अच्छा परी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे और देर तक बातें करती, लेकिन मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके पास जाना होगा। मयूरी बहुत जल्दी में थी और वहां से जा ही रही थी कि तभी परी कहती है, तुम सच में कोई इंसान ही हो ना? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि किसी भी इंसान को एक परी नजर आती तो या तो वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता या वो उससे ढेर सारी बातें करता। इसका मतलब तो केवल एक ही हो सकता है कि तुम्हारे चारों ओर दुख के बादल हैं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ?
आप अगर सच में मेरी मदद कर सकती हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बारिश की वजह से मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है। मेरे पूरे घर में पानी भरा हुआ है। मौसम और शरीर की कमजोरी की वजह से मेरी बहन की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और जब मैं अपनी मालकिन के पास अपनी तनख्वाह मांगने गई ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं, तो उन्होंने मुझे चोर कहकर और मेरी पिटाई कर कर वहां से भगा दिया। मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया, कभी चोरी नहीं की, लेकिन इसके बाद भी भगवान हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरे भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे होते हुए तुम अब और परेशानियों का सामना नहीं करोगी। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे तुम्हारी कोई निशानी की जरूरत है। ऐसा कहकर परी देखती है कि मयूरी के कपड़ों पर कुछ घास के टुकड़े चिपके हुए हैं। क्योंकि मयूरी घास तोड़ने का काम करती थी, इसीलिए मयूरी के कपड़ों पर घास का तिनका था। वो घास का तिनका उठाकर परी कहती है, ज़ूबी डूबी तारारा, जल्दी से प्रकट हो जाए एक घास का घर तारारा। ऐसा कहते ही उस घास के टुकड़े में एक चमक आ जाती है। इस घास के टुकड़े को तुम अब जिस जगह भी रखोगी वहां एक जादुई घास का घर प्रकट हो जाएगा। वो घर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। इतनी ही देर में बारिश भी रुक गई। ये लो अपनी अमानत, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो परी हवा में उड़ गई। मयूरी को ये बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन फिर भी वो परी की बात मानकर उस घास के तिनके को अपने घर ले गई। वहां जाकर वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश होकर जमीन पर लेटी हुई है। ईशा, मेरी बहन, आंखें खोल, ये तुझे क्या हो गया? मैंने कहा था ना हिम्मत मत हारना। ये कहकर मयूरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे अपने हाथ में परी का दिया हुआ घास का तिनका नजर आता है और वो फौरन उस घास को अपने घर के बीचों बीच रख देती है। ऐसा करते ही वहां एक बड़ा सा जादुई घास का घर प्रकट हो जाता है। इसका मतलब परी ने बिल्कुल सच कहा था। ये तो सच में घास का घर बन गया है। अब फौरन ईशा को उठाकर इस घर के अंदर ले जाना होगा। ये कहकर जैसे तैसे मयूरी अपनी बहन को उठाकर उस घास के घर के अंदर ले गई। घास के घर के अंदर ले जाते ही उसकी बहन के सर पर एक तेज रोशनी पड़ती है। रोशनी के साथ साथ उसकी बहन बिल्कुल तरोताजा हो गई। उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और वो खिलखिला कर उठती है। अपनी आंखें खोलते ही वो खुद को एक घास के घर के अंदर अपनी बहन के साथ पाती है। दीदी, ये कौन सी जगह है? कहाँ है हम दोनों? हमारा घर तो नहीं लग रहा। हमारा घर तो बहुत पुराना और टूटा फूटा था। बारिश की पानी की वजह से सारी चीजें गीली भी हो गई थी। उसके बाद मयूरी अपनी बहन को जंगल में हुई सारी घटना बताती है। और देखा ईशा, इस घर के अंदर लाते ही तू बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो बहुत डर गई थी। भगवान का शुक्र है कि तू मेरे साथ सही सलामत है। तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। दीदी, इसमें आपकी क्या गलती है? अब तो मैं ठीक हो गई ना, अब आप खुश हो जाओ। मैंने सपने में देखा था कि मुखिया की पत्नी और बेटी आपको मार रहे हैं। उस समय मयूरी को ये एहसास हुआ कि उसका और उसकी बहन का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। मुसीबत मयूरी पर आ रही थी, लेकिन ईशा को महसूस हो रहा था। कौन से सपने देखती है तू? छोड़ ये सब। परी ने इतना सुंदर जादुई घास का घर दिया है, अब हमारे घर में बरसात के समय कभी पानी नहीं आएगा। दोनों बहनें बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही पल में मयूरी फिर से उदास हो गई। दीदी, क्या हुआ? आप किस बात की चिंता में हो? मुझे मुखिया की पत्नी ने काम से निकाल दिया। अब नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। तेरी तबीयत भी तो खराब है। अब तो तुझे अच्छा खाना खाने की बहुत जरूरत है। लेकिन उन्होंने आपको काम से क्यों निकाला दीदी? कि तभी
मयूरी की नजर रसोई घर की तरफ जाती है। मयूरी रसोई घर में जाकर देखती है तो उसे वहाँ ढेर सारा खाना नजर आता है। वहाँ हर तरह की सब्जी मौजूद थी। क्या ये घर सच में जादुई है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी कुछ ही मिनट पहले मैं खाने की बात कर रही थी और ये देख, हमारी रसोई में कितना सारा खाना है। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हो खुश रहना। आपकी वजह से आज हमें जादुई घास का घर मिला है। दीदी, अब हमें कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। दोनों बहनें बहुत खुश थी कि कुछ ही पलों बाद उनके घर के बाहर से उन्हें जोर जोर से आवाज आने लगी। मयूरी घर के बाहर जाकर देखती है। घर के बाहर मुखिया की पत्नी और गुंजन खड़े थे। देखा माँ, इस चोर ने हमारे महंगे जेवर चुराकर इतना आलीशान घर खड़ा कर लिया। और ये घर घास के जैसा क्यों दिख रहा है? पहले तो मैंने सोचा था कि अपने जेवर मैं तुझे दान में दे दूं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो मेरे पति की पाई पाई कमाई है, मुझे उसे तुझसे वसूलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नजारा ही बदला हुआ है। जल्दी बोल कल मोही, किसे बेचकर आई है मेरे महंगे जेवर? ये आप दोनों क्या कह रही हो? मेरी दीदी चोर नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। मुझ पर इल्जाम लगाने से अच्छा है सच का पता लगाइए। माँ, ये वाहियात लड़की सिर्फ बकवास कर रही है, इस घर के दम पर उछल रही है ना। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर एक बड़ी सी ईंट उठाकर गुंजन मयूरी के सर पर मार ही रही थी, लेकिन उस ईंट का वार उल्टा पड़ जाता है और गुंजन के सर पर आ लगता है और हवा में उड़ता हुआ एक डंडा गुंजन की बहुत पिटाई लगाता है। अरे अरे, मेरी बेटी को कौन मार रहा है? तभी जादुई घास के घर से आवाज आती है। जब तक मयूरी और ईशा इस जादुई घर के अंदर हैं, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और गुंजन, अगर तुम सच बोल दोगी तो ये डंडा तुम्हें मारना बंद कर देगा। सच? लेकिन कैसा सच? तभी गुंजन बोलना शुरू करती है। माँ, आपके गहने मैंने ही चुराए थे और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। रोज रोज पिताजी से पैसे मांगकर मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके गहने चुरा लेती हूँ, फिर तो सालों साल की छुट्टी हो जाएगी। और साथ में ये भी सोचा कि सारा इल्जाम इस मयूरी पर लगा दूंगी। मुझे ये मयूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बोलते ही वो डंडा अपने आप ही गायब हो जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी ही बेटी हो। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। तुम्हारी सजा तो मैं सुनिश्चित करूंगी। इसके बाद मालकिन मयूरी से माफी मांगती है। मयूरी, मुझे माफ करना। बिना जाने ही मैंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का फल मुझे सामने ही नजर आ रहा है, इस जादुई घास के घर के रूप में। मुझे माफ करना। अब मेरी बेटी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। इसे तो मैं उसके मामा के गांव भेज दूंगी। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। चोरी करेगी? रुक। ऐसा कहकर मालकिन गुंजन के कान पकड़कर उसे घर ले गई। देखा, कितनी पाखंडी है ये गुंजन। अब मैं बहुत खुश हूँ कि कभी भी आपको अब उनके घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अब ये जादुई घास का घर हमारी हमेशा मदद करेगा। उस दिन के बाद से दोनों बहनों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। परी के दिए हुए जादुई घास के घर के अंदर दोनों बहुत खुश थे।